तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का जो नेक्स्ट स्टेप है वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, कि मतलब जो भी वीड्स होते हैं उससे अपनी फसल को बचाना। ठीक है। तो बुजो और पहेली होते हैं वो एक बार अपने नज़दीकी खेत में जाते हैं, तो वहाँ पे वो देखते हैं कि जो फसल उन्होंने लगाई थी गेहूं की फसल, उनके बीच में कुछ और प्लांट्स भी थे जो कि ग्रो कर रहे थे। तो बुजो पूछता है कि क्या ये जो प्लांट्स हैं, ठीक है, जो कि वीट प्लांट के साथ ग्रो कर रहे हैं, क्या इन्हें भी हम लगा के करते हैं, अपनी इच्छा से हम इसको लगा के करते हैं। तो कई बार क्या हो जाता है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो फसल के बीच में ही प्राकृतिक तरीके से ग्रो करना शुरू कर जाते हैं, ठीक है, बढ़ना शुरू कर जाते हैं। तो इन्हीं प्लांट्स को, जो कि अनडिजायरेबल होते हैं और अपने आप ही प्राकृतिक तरीके से ग्रो करने लग जाते हैं, तो इन्हीं को बोला जाता है वीड्स। मतलब गेहूं की फसल के साथ में कुछ और प्लांट होते हैं जो हमें चाहिए नहीं होते हैं, तो उनको बोला जाता है वीड्स। और फिर नेक्स्ट आता है कि हमें क्या करना पड़ता है, इन प्लांट्स को रिमूव करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। तो हम जब भी प्लांट को हटाते हैं, ठीक है, तो उसको बोला जाता है वीडिंग। ठीक है, वीडिंग इज द रिमूवल ऑफ वीड्स। ठीक है। अब क्या होता है कि वीडिंग इज नेसेसरी, कि जो वीडिंग है वो बहुत ज़रूरी होती है। तो ऐसा क्यों होता है कि जो प्लांट्स लगे होते हैं फसल के अंदर उनको हटाना ज़रूरी होता है। तो जैसा हमने पढ़ा था कि जो भी प्लांट होता है उसको ग्रो करने के लिए प्रॉपर सनलाइट, प्रॉपर न्यूट्रिएंट और वाटर की ज़रूरत होती है। ठीक है। तो क्या होता है कि एक प्लांट अच्छी तरीके से तभी ग्रो कर पाएगा अगर इसको ये सारी चीज़ें मिलेगी। और हमने क्या किया था, जैसे ही हम बीज लगाते हैं तो उसको प्रॉपर डिस्टेंस पे रख देते हैं, ताकि जो हर एक प्लांट जब ग्रो करे तो उसको अच्छे से न्यूट्रिएंट और सनलाइट मिले। पर जो अनवांटेड ग्रास है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं वो डेंस हो जाते हैं, घने हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अब उनको ग्रो करना है तो उनको भी ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट और वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। तो जो न्यूट्रिएंट वीट प्लांट को जाने थे, वो न्यूट्रिएंट कुछ जो थे वो उस अदर प्लांट को चले गए। ठीक है, जो वीट थी उसको चले गए। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा वीट प्लांट होगा वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो जो वीड्स होते हैं वो फसल की ग्रोथ को बहुत अफेक्ट करते हैं, उनकी वजह से जो फसल है वो अच्छी ग्रो नहीं हो पाती है। और कुछ वीड्स ऐसे होते हैं जो कि जब हम फसल काटते हैं तब वो इंटरफेयर करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और कुछ जो वीड्स होते हैं वो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए जहरीले होते हैं, पॉइजनस होते हैं, जिनकी वजह से एनिमल्स और जो ह्यूमन बींग हैं उनकी डेथ हो सकती है। तो जो किसान होते हैं वो उस घास को हटाने के लिए अलग अलग तरीके यूज़ करते हैं। ठीक है। तो उसमें से फर्स्ट है टिलिंग। अब टिलिंग हमने पढ़ा था कि मिट्टी को टर्न करना। ठीक है। तो इसको हल की मदद से किया जाता है। तो जब भी किसान टिलिंग करते हैं तो जो प्लांट्स लगे होते हैं वो जड़ के साथ ही उखड़ जाते हैं, और उसकी वजह से, जड़ के साथ उखड़ने की वजह से, ठीक है, वो पानी एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और न्यूट्रिएंट भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा, वो सूख जाएंगे। सूखने के बाद वो मिट्टी के साथ ही मिल जाएंगे। तो वीड को रिमूव करने का, ठीक है, बेस्ट टाइम क्या होता है, तो वीड को रिमूव करने का बेस्ट टाइम तब होता है जब उस पे ना तो फ्लावर्स लगे हों और ना ही सीड लगे हों। तो फ्लावर और सीड लगने से पहले ही जो वीड है उसको रिमूव कर दिया जाना चाहिए। ठीक है। ये तो थी टीलिंग। अगर हमने मैनुअल रिमूवल करना है, तो मैनुअल रिमूवल मतलब अगर हमने खुद वीड्स को रिमूव करना है तो दो तरीक़ों से किया जा सकता है। एक तो होता है अपरूटिंग। ठीक है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, जो वीड्स होती हैं उनको जड़ों से ही उखाड़ देते हैं। तो इसको हम कर सकते हैं खुरपी की मदद से। ठीक है। या फिर जो वीड्स होती है उनको ग्राउंड के क्लोज से ही काट देना, जो कि सिकल की मदद से हम कर सकते हैं। ठीक है। और क्या हो सकता है कि जो सीड ड्रिल होती है, ठीक है, वो भी वीड्स को उखाड़ने में मदद करती है। ठीक है। जैसे क्या होता है कि जैसे टीलिंग होती है, टीलिंग में हम क्या करते हैं कि जो हल होता है, ठीक है, प्लो शेयर की मदद से हम टीलिंग करते हैं, तो वहाँ पे हम वीड्स की अप्रूटिंग कर सकते हैं। तो उसकी बदले हम सीड ड्रिल की मदद से भी वीड्स को अप्रूट कर सकते हैं, वीड्स को भी उखाड़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि जो वीड्स होते हैं उनको कुछ केमिकल्स की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है। तो ऐसे केमिकल्स जिनकी मदद से वीड्स को कंट्रोल किया जाता है उनको बोला जाता है वीडीसाइड्स। ठीक है। ऐसे केमिकल्स जिनकी मदद से वीड्स को कंट्रोल किया जाता है उनको बोला जाता है वीडीसाइड्स। अब इनको क्या किया जाता है कि इनको खेतों में, ठीक है, वीड्स को मारने के लिए स्प्रे किया जाता है। ठीक है।
और वो फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जो वीडिसाइड्स होते हैं उनको डाइल्यूट किया जाता है, मतलब पानी के साथ मिक्स किया जाता है और एक स्प्रेयर की मदद से खेतों में स्प्रे किया जाता है इसका। और बुझो एक क्वेश्चन पूछता है कि जो पर्सन, ठीक है, कि जो पर्सन स्प्रे कर रहा होता है वीडिसाइड्स को, क्या उसको इस स्प्रे का कुछ इफेक्ट पड़ता है या नहीं होता है। तो जैसा हमें पता है कि जो वीडिसाइड्स होते हैं, ठीक है, वो वेजिटेटिव ग्रोथ को रोकने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो वीड्स होते हैं उनको मारने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, और ये केमिकल्स के बने होते हैं। तो जो केमिकल्स होते हैं वो पॉइजनस होते हैं। तो अगर जो पर्सन है उसको ये केमिकल्स लग जाते हैं तो हो सकता है कि उसकी डेथ हो जाए। तो इसीलिए स्प्रे करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, अपना माउथ और नोज़ को एक छोटे से कपड़े के साथ ढकना पड़ता है, कवर करना पड़ता है, ठीक है, ताकि जो केमिकल हैं वो हमारे अंदर ना जाए। तो फिर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का नेक्स्ट स्टेप आता है हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग क्या होता है, ठीक है, जब फसल को हम लगा देते हैं और फसल कुछ टाइम के बाद जब पक जाती है, ठीक है, तो उस फसल को पकने के बाद जब हम काटते हैं, ठीक है, तो उसको हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं। जब फसल कटाई होती है तो उसको हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर, मैच्योर मतलब पकना, जब फसल पक जाती है तो उसके बाद उसको काटना, उसको बोला जाता है हार्वेस्टिंग। अब जो हार्वेस्टिंग है उसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम पुल्ड आउट कर सकते हैं, मतलब कि जो भी फसल होती है, जो प्लांट्स होते हैं उनको हम ऐसे खींच देते हैं, ठीक है, या फिर उसको हम ग्राउंड के क्लोज से कट कर देते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सिकल, ठीक है। दो तरीके से कर सकते हैं, तो प्लांट को ही पूरा उखाड़ देना या उनको ज़मीन के थोड़ा सा नीचे से उसको काट देना, ठीक है। तो जो क्या होता है कि जो फसल है उसको पकने में कम से कम 3 और 4 महीने लग जाते हैं, ठीक है। तो जैसे हम सीड लगाते हैं तो उससे 3 से 4 महीने के बाद जो फसल है वो पक जाती है और उसके बाद हम उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। और हमारे देश में जो हार्वेस्टिंग है उसको या तो सिकल की मदद से किया जाता है, ठीक है, जो दराटी होती है उसकी मदद से किया जाता है, या फिर एक मशीन की मदद से करते हैं जिसको हम हार्वेस्टर बोलते हैं, ठीक है। जो फसल कटाई है उसको या तो सिकल की मदद से करते हैं या एक मशीन की मदद से जिसको हम हार्वेस्टर बोलते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा जो सीड होता है, ठीक है, उसको काफ से अलग करना, मतलब जो प्लांट होता है उससे उस दाने को अलग करना, उस प्रोसेस को बोला जाता है थ्रेशिंग, ठीक है। इसको हम थ्रेशर की मदद से भी कर सकते हैं, नहीं तो एक मशीन होती है जिसको बोला जाता है कंबाइन। अब कंबाइन एक ऐसी मशीन है जिसमें हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग एक साथ की जाती है। उसका जो आगे वाला पोर्शन होता है, ठीक है, वो फसल को कट करता है, और जो पीछे वाला पोर्शन है वो काफ को ग्रेन से अलग करने का काम करता है। और ऐसे किसान जिनके पास खेत बहुत कम हैं तो वो क्या करते हैं, काफ को ग्रेन से अलग करते हैं विद द हेल्प ऑफ विनोइंग प्रोसेस, ठीक है। तो जो छोटे किसान होते हैं वो क्या करते हैं, जो काफ होता है उससे जो सीड हो या ग्रेन होता है उसको विनोइंग प्रोसेस की मदद से अलग करते हैं, जो कि आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा। फिर है हार्वेस्ट फेस्टिवल। क्या होता है कि 3 से 4 महीनों के बाद और इतने हार्ड वर्क के बाद एक दिन आता है, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, किसान फसलों को काटते हैं, ठीक है। तो जब किसान क्या करते हैं, दानों से भरे हुए जब प्लांट्स होते हैं, जो फसल होती है उसको देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। अब देखो, खुश होना तो बनता है क्योंकि 3 से 4 महीनों में वो क्या करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद जो ये क्रॉप होती है वो उनके लिए एक रिवॉर्ड होता है। अब इसमें जितने भी मैन एंड वुमेन होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ त्योहारों से, ठीक है, इसको सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबान्या और बिहू, ठीक है। इनमें इनकी मदद से वो हार्वेस्ट फेस्टिवल को क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का लास्ट स्टेप, जिसको हम बोलते हैं स्टोर, मतलब जो फसल कटी है उसको स्टोर करना, ठीक है, स्टोरेज। अब जो स्टोरेज है बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है, बहुत एक इम्पॉर्टेंट काम होता है ये, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर हम चाहते हैं कि जो हमने फसल को काटा है, ठीक है, और जो ग्रेन्स हमें मिले हैं तो वो ज़्यादा टाइम तक वो सुरक्षित रहें, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उनको मॉइस्चर, नमी, इंसेक्ट, रैट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूर रखना पड़ता है। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारे जो ग्रेन्स हैं, जो दाने हैं, वो काफ़ी लंबे समय तक ठीक रहे,
तो हमें नमी, इंसेक्ट, चूहे और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे दूर रखना पड़ता है। अब जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, जो फसल कटने के बाद जो दाने हमें मिलते हैं उनमें बहुत मॉइस्चर होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है, इनको स्टोर करने से पहले इनको सुखाना पड़ता है, क्योंकि अगर ऐसा ना किया जाए तो मॉइस्चर की वजह से जो दाने होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है कि ना हम फिर बाद में उसको खा सकते हैं और ना ही उनको एज अ सीड हम उसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो जर्मिनेशन में प्रॉब्लम आती है। तो फिर पहेली बोलती है, ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपकी तरफ से भी बनता होगा क्योंकि आपने भी देखा होगा कि आपके जो बड़े हैं, ठीक है, जैसे पेरेंट्स हैं, वो क्या करते हैं कि जिस ड्रम में उन्होंने गेहूं को स्टोर करके रखा है, ठीक है, उसमें वो कुछ नीम के पत्तों को डालते होंगे जो कि सूखे हैं, मतलब सूखे नीम के पत्ते उनको उस ड्रम में डालते हैं जिसमें उन्होंने गेहूं को स्टोर करके रखा है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसीलिए होता है, ठीक है, उनको इसीलिए डाला जाता है ताकि जो इंसेक्ट, ठीक है, और जो हमारे पास रैट होते हैं या कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उस फसल को ख़राब ना कर पाए, उन दानों को ख़राब ना कर पाए। अब जैसे ये था कि जो फार्मर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, वो जो दाने होते हैं उनको जूट से बने हुए बैग में या फिर जो मेटेलिक बीन्स होते हैं, मतलब जो ड्रम्स होते हैं, उनके अंदर स्टोर करते हैं। जबकि इन दानों को लार्ज स्केल, बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर स्टोर करना है तो उनको सिलोज, मतलब ड्रम की तरह होते हैं बहुत बड़े बड़े, या फिर ग्रेनरीज में क्या होता है कि उनको जूट के बैग में भर दिया जाता है और एक साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट में रख दिया जाता है, तो उनमें स्टोर किया जाता है, ठीक है, ताकि जो पेस्ट हैं या जो रैट या इंसेक्ट्स हैं उनसे वो बच सकें। और इनको यहाँ पे रखने से पहले कुछ केमिकल ट्रीटमेंट की जाती है जिसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो उनके ऊपर अटैक ना कर पाए। फिर नेक्स्ट आता है फूड फ्रॉम एनिमल्स। अब कुछ हमें ऐसा फूड है जो कि एनिमल से मिलता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे टेबल में फर्स्ट लिखा है मिल्क, कि जो मिल्क है वो हमें किससे मिलता है, जैसे गाय से मिलता है, भैंस से मिलता है, ठीक है। उसी तरह से आपने सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे भी फूड का नाम लिखना है और कौन से एनिमल से हमें मिलता है वो आपने ये काम करना है। जैसा कि आपको पता है कि हमें जो खाना होता है वो प्लांट से मिलता है, ठीक है। तो प्लांट्स को खाना बनाने के लिए भी क्या होता है, प्रॉपर चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे सनलाइट हो गया, ठीक है, कुछ वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं, वाटर होता है। तो उसी तरीके से अगर हमने एनिमल्स से फूड लेना है तो उनको प्रॉपर फूड, प्रॉपर शेल्टर, ठीक है, उनकी प्रॉपर केयर करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम इस चीज़ को बहुत लार्ज स्केल में करते हैं तो उसे हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। अब इसका एग्जांपल है, जैसे कि आप क्या करते हैं, आपने गाय को अपने घर पे रखा होगा, ठीक है, और आपको जो गाय से दूध मिलता है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, गाय के लिए अलग से छत बनानी पड़ती है, ठीक है, और उसको खाना देना पड़ता है, घास देनी पड़ती है, तब जाके आपको दूध मिलता है। तो अगर इसी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में करें, बहुत सारी गाय हम रखें और उनको बहुत बड़ा एक छत हम दें और बहुत ज़्यादा खाना हम उनको देते रहें, तो हमें जो फूड होगा वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा। तो इसी चीज़ को बोला जाता है एनिमल हस्बेंड्री। तो यहाँ पे पहेली बोलती है कि जो फिश होती है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि उससे हमें कोड लिवर ऑयल और हमें विटामिन डी उससे बहुत ज़्यादा मिलती है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आए तो एक कमेंट और एक लाइक ज़रूर करना वीडियो को, ठीक है। और जो इसके क्वेश्चन आंसर होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा, ठीक है, तो उसको देखना ना भूलें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।